हमने अपने पिछले वीडियो में विद्युत अपघटन की प्रक्रिया को पढ़ा था, जिसमें हमने NaCl का घुलित और गलित दोनों अवस्थाओं पर विद्युत अपघटन कराते हुए उसके इलेक्ट्रोडों पर किस प्रकार की अभिक्रिया संपन्न होती है इस बात को चेक किया था। हमने जल का भी विद्युत अपघटन कराया था और PbBr2 लेड ब्रोमाइड के विद्युत अपघटन को आपसे करने के लिए कहा था। तो आज मैं उस चीज को कंप्लीट किए देता हूं, कंफर्म करा देता हूं कि लेड ब्रोमाइड का अगर विद्युत अपघटन कराया जाएगा तो लेड ब्रोमाइड का विद्युत अपघटन कराने के दौरान इलेक्ट्रोडों पर किस प्रकार की अभिक्रियाएं संपन्न होगी। क्योंकि विद्युत अपघटनी सेल में तो दो इलेक्ट्रोड रहते हैं, एनोड और कैथोड। मुझे यह चेक करना है कि विद्युत अपघटनी सेल में अगर मैं लेड ब्रोमाइड को भरते हुए उसका विद्युत अपघटन कराता हूं तो लेड ब्रोमाइड पर किस किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो स्टार्ट करते हैं। लेड ब्रोमाइड का विद्युत अपघटन कराने के लिए सबसे पहले मुझे एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल चाहिए, एक विद्युत अपघटनी सेल चाहिए। तो बेटा विद्युत अपघटनी सेल के लिए क्या क्या चाहिए? विद्युत अपघटनी सेल को बनाने के लिए मेरे पास एक कुचालक पात्र होना चाहिए। यह कुचालक पात्र इसलिए भी होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जब हम कराएं तो अगर पात्र सुचालक होगा तो इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज का काफी ज्यादा भाग तो यह पात्र ही ले जाएगा। अगर पात्र विद्युत का कुचालक है तो मैं जब इस पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराऊंगा तो पूरा का पूरा फ्लो इलेक्ट्रिसिटी का सेल के इलेक्ट्रोडों पर ही होगा और सॉल्यूशन पर होगा, इस पात्र पर नहीं होगा। इससे मेरा करंट भी अच्छा, एनर्जी भी बच जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, कुचालक पात्र को लेकर मैं इसमें दो इलेक्ट्रोड को मेटेलिक रॉड, धात्विक क्षण भी कह सकते हैं, मैं दो धात्विक क्षणों को लेकर उन्हें अलग अलग तार से जोड़ते हुए, संबद्ध करते हुए किसी विभव, बाह्य विभव स्रोत द्वारा जोड़ देते हैं। साथ में एक कुंजी का भी कनेक्ट करते हैं। कुंजी का अर्थ है स्विच। कुंजी क्या करेगा? कुंजी ये करेगा कि मुझे जितनी देर विद्युत धारा प्रवाहित करनी होगी, जितनी देर लेड ब्रोमाइड के सॉल्यूशन पर, लेड ब्रोमाइड के विलयन पर हमें अभिक्रिया करानी होगी, मैं कुंजी को उतनी ही देर के लिए ऑन करूंगा। जैसे मुझे रिएक्शन करवानी बंद कर देने में कुंजी को ऑफ कर दूंगा। कुंजी चाहिए, मुझे एक बाह्य विभव स्रोत भी चाहिए, विभव स्रोत, जिससे मैं विद्युत धारा को लेकर इलेक्ट्रोडों की सहायता से सॉल्यूशन में रिएक्शन करवा सकूं। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे लेड ब्रोमाइड को लेके आना है। बेटा लेड ब्रोमाइड का फॉर्मूला मैंने बताया ही था कल। लेड ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है PbBr2। तो सबसे पहले है किसी भी सॉल्यूशन को, या अगर मैं इसको लेड ब्रोमाइड को भर भी देता हूं यहां, तो बेटा आप जानते हो लेड ब्रोमाइड हो या कोई अन्य भी कंपाउंड हो, उस पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो तभी हो सकता है या तो उसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन हो और या तो उसके पास मुक्त आयन हो, क्योंकि यह केमिकल कंपाउंड है। लेड ब्रोमाइड रासायनिक पदार्थ है, इसलिए बेटा लेड ब्रोमाइड पर विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए मुझे लेड ब्रोमाइड में आयन की आवश्यकता पड़ती है। अगर लेड ब्रोमाइड के सॉल्यूशन पर आयन नहीं होगा, हम इस पर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करा सकते, क्योंकि वायर के थ्रू तो करंट आ जाएगा प्लेटों पर, लेकिन अगर प्लेटों के द्वारा करंट आने के बाद वो सॉल्यूशन में नहीं गया तो सॉल्यूशन में किसी भी प्रकार की अभिक्रिया नहीं होगी। तो सॉल्यूशन में मुझे चार्ज को ले जाने के लिए मुझे आयन बनाने जरूरी हैं। तो सॉल्यूशन पर आयन कैसे बने? अगर मैं लेड ब्रोमाइड को गलित अवस्था में ले जाता हूं, गलित अवस्था का मतलब आप समझते हैं, पिघलाता हूं, हीट करते हुए मैं इसे लेड ब्रोमाइड को जैसे ही पिघलाता हूं, मैं क्या देखता हूं, लेड ब्रोमाइड अब अपने आयनों में टूट गया है। लेड ब्रोमाइड आयनों में कैसे टूटा है? बेटा आप ब्रोमीन पर जानते हो, यह क्लोरीन की फैमिली का है, 2Br, और ब्रोमीन पर ऋण चार्ज 1 होता है। अभी आप ऐसे भी समझ सकते हो, एक ब्रोमीन पर 1 माइनस चार्ज अगर होता है तो 2 ब्रोमीन पर टोटल चार्ज अगर मैं बात करूंगा 2 माइनस चार्ज होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपके पास 2 ब्रोमीन है, आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं। मैं अलग अलग दोनों ब्रोमीनों को लिखे देता हूं।
एक ब्रोमीन ये हो गया, दूसरा ब्रोमीन ये हो गया। अगर मैं टोटल निगेटिव चार्ज की बात करता हूं तो बेटा दोनों ब्रोमीन पर एक एक निगेटिव चार्ज, आप दो ऋण आवेश कह सकते हो। या मैं अगर अलग अलग ना लिखना चाहूं तो मैं 2 का मल्टीपल कर देता हूं, ब्रोमीन अपने आयनों में ब्रेक हो गया। अब बात आती है कि लेड भी आयनों में टूटेगा, क्योंकि जब भी कभी कोई विद्युत अपघट्य आयन में टूटा है, 2 प्रकार के आयन जनरेट हुए हैं, पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयन। तो निगेटिव आयन तो मैंने बना लिए, अब लेड पर हमें पॉजिटिव आयन दिखाना है। बेटा सोचने वाली बात है, किसी भी विद्युत अपघट्य को जब आयनों में तोड़ा जाता है, एक रूल फॉलो हो जाता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायन इज इक्वल टू टोटल निगेटिव चार्ज इन एनायन, कि केटायन का टोटल पॉजिटिव चार्ज धनायन का पूर्ण धनावेश ऋणायन के पूर्ण ऋणावेश के बराबर होता है। अर्थात अगर ऋणायन की मैं बात करता हूं, एक ऋणायन पर एक ऋणावेश था, 2 ऋणायन पर 2 ऋणावेश, तो लेड पर भी 2 धनावेश ही होगा, क्योंकि लेड का परमाणु एक है, मैं इसी पर डबल पॉजिटिव चार्ज लगा देता हूं। तो मैं जब लेड ब्रोमाइड को गलित अवस्था पर लाऊंगा, मुझे ये 2 प्रकार के आयन प्रोड्यूस हुए मिलेंगे। अब इन दोनों प्रोड्यूस हुए आयन को मैं यहां भर दूंगा। देखो ऐसा भी है कि अगर लेड ब्रोमाइड को आप या 1 मोल लेड ब्रोमाइड को आप गलित अवस्था में ले जाते हो, तो 1 मोल लेड ब्रोमाइड ही बहुत सारे आयन प्रोड्यूस करता है, बहुत सारे लेड आयन और बहुत सारे ब्रोमाइड आयन प्रोड्यूस करता है। लेकिन अब यह भी है कि अगर मैं सारे के सारे लेड आयन, सारे के सारे ब्रोमाइड आयन की रिएक्शन को अभी प्लेटों पर दिखाने लगूंगा तो वो लिख नहीं पाएगा इतनी छोटी जगह पर, भी मुझे बहुत जगह चाहिए सारे के सारे लेड आयन को लिखने के लिए। तो मैं एक ही लेड आयन की रिएक्शन को दिखाऊंगा और एक ही ब्रोमाइड आयन की भी रिएक्शन को दिखाऊंगा, आप उससे समझेंगे। आपका भी इतना केवल है हिस्सा यहां पर कि या पार्ट है कि अभी मैं ये समझना है कि लेड को मैंने गलित अवस्था में रखा, तो जैसे ही गलित अवस्था में रखा मुझे लेड पर पॉजिटिव चार्ज मिला और ब्रोमीन पर निगेटिव चार्ज मिला। अच्छा, आप इस बात को भी समझते हो, अगर मैंने बाह्य विभव स्रोत से जुड़ा है तो अपने बाह्य विभव स्रोत पर एक धनावेशित सिरा होता है, एक ऋणावेशित सिरा। धनावेशित सिरे को आप सभी जानते हैं, हम एनोड के नाम से जानते हैं, और ऋणावेशित सिरे को हम सभी जानते हैं कैथोड के नाम से। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल को कहते हैं अगर इससे हम किसी प्लेट को जोड़ देते हैं, जैसे वायर के थ्रू मैंने इस प्लेट को जोड़ा है, तो एनोड करता क्या है, इस प्लेट से इलेक्ट्रॉनों की कमी कर देता है। और बेटा आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉनों की कमी को हम काहे से लिखते हैं, प्लस चार्ज से। तो ये जो इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है एनोड प्लेट के द्वारा, ये इलेक्ट्रॉन कहां गए, तो बेटा इनकी वृद्धि कर देता है कौन सी प्लेट पर, कैथोड की प्लेट पर। एनोड से निकालकर इलेक्ट्रॉनों को कैथोड पर भेज देता है, जिसके कारण कैथोड पर कैसा आवेश बढ़ जाता है, ऋणावेश। अब मैं चेक करता हूं कि एनोड पर कौन सी अभिक्रिया हुई, कैथोड पर कौन सी रिएक्शन हुई। तो मैं एक एक को हल करना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मुझे पता करना होगा एनोड पर होने वाली रिएक्शन। बेटा एनोड पर होने वाली रिएक्शन को लिखने से पहले आप सभी को पता होना चाहिए एनोड बैटरी के किस टर्मिनल को कहते हैं, सेल के किस टर्मिनल को कहते हैं, और कैथोड सेल के टर्मिनल को किस टर्मिनल को कहते हैं। क्योंकि यह विद्युत अपघटनी सेल है, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल। अगर गैल्वेनिक सेल होता एनोड नेगेटिव टर्मिनल होता, लेकिन हम तो विद्युत अपघटनी सेल को पढ़ रहे हैं, इसलिए एनोड मेरे लिए पॉजिटिव टर्मिनल। आप समझ सकते हो एनोड अगर पॉजिटिव टर्मिनल है या पॉजिटिव प्लेट है तो इस पे केवल वही पार्टिकल आएगा इसके पास जिस पर निगेटिव चार्ज होगा। और कब आएगा, जब मैं यहां से स्विच को ऑन कर दूंगा। जब तक स्विच को ऑन नहीं करते हैं ये प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आने वाला, जब तक स्विच को ऑन नहीं करते इस प्लेट पर निगेटिव चार्ज नहीं आने वाला। जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगा एनोड धनावेशित हो जाएगी, कैथोड ऋणावेशित हो गई। क्योंकि धनावेशित अर्थात इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, ब्रोमीन के निगेटिव चार्ज पार्टिकल एनोड की ओर आने लगे। बेटा आप खुद समझ सकते हो एनोड पर इलेक्ट्रॉन की कमी और ब्रोमीन पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। अगर ब्रोमीन पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के किसको दे देगा, प्लेट को। तो ब्रोमीन का वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो भी समाप्त हो गया और इसको भी एक माइनस चार्ज मिल गया, तो इसका भी चार्ज कम हो गया। इस दौरान ब्रोमीन माइनस चार्ज आएगा प्लेट पर, और जैसे ही माइनस चार्ज आएगा ब्रोमीन अपना एक इलेक्ट्रॉन कम कर देगा, -1 इलेक्ट्रॉन।
वो इलेक्ट्रॉन जो ब्रोमीन ने कम किया है वो किसको दिया है? प्लेट को। तो जैसे ही ब्रोमीन एक इलेक्ट्रॉन को कम कर देगा, इसका माइनस चार्ज खत्म हो जाएगा और ये ब्रोमीन में चेंज हो जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप -1 इलेक्ट्रॉन को हटाकर यहां लिख लीजिए, लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन +1 इलेक्ट्रॉन। +1 का मतलब ब्रोमीन के पास पहले, अभी आप समझ सकते हो, ब्रोमीन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। यहां ब्रोमीन के पास क्या कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है? नहीं। इसका मतलब ब्रोमीन के पास जो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ब्रोमीन ने अपने से निकाल दिया और ये अलग रख दिया। ये इलेक्ट्रॉन किसको दिया गया होगा? प्लेट को। भाई ये इलेक्ट्रॉन अगर ब्रोमीन ने दिया तो लिया भी तो किसी ने होगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर केवल इलेक्ट्रॉन देने वाले पर ही निर्भर नहीं करता है, यह भी निर्भर करता है कि इलेक्ट्रॉन लेने वाला कौन है। तो ब्रोमीन ने इलेक्ट्रॉन दिया, किसको दिया? प्लेट को दिया। प्लेट को जैसे ही दिया, ब्रोमीन का माइनस चार्ज खत्म हो गया क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन निकल गया उसके पास से, और प्लेट का एक प्लस चार्ज कम हो गया। प्लस चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी खत्म हो गई, क्योंकि उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, उसकी कमी पूरी हो गई। तो इस प्रकार से एनोड पर रिएक्शन हुई, लेकिन क्योंकि ब्रोमीन अभी एटॉमिक स्टेट पर है, और आप समझते हो ब्रोमीन जो है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, अर्थात ब्रोमीन का अगर एक परमाणु होगा वो स्टेबल नहीं रहेगा, टिकाऊ नहीं रहेगा। इसलिए ब्रोमीन अपने आप को टिकाऊ बनाने के लिए किसी दूसरे एटम की भी तलाश करता है, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि यह रिएक्शन केवल एक ब्रोमीन नहीं कर रहा है, बहुत सारे ब्रोमीन पार्टिकल करते रहेंगे, बहुत सारे ब्रोमीन के एटम यही रिएक्शन कर रहे होंगे, और सभी ब्रोमीन के एटम को स्टेबल होने की आवश्यकता है, टिकाऊ होने की आवश्यकता है। इसलिए ब्रोमीन के वे एटम एक दूसरे से कंबाइन करते हुए ब्रोमीन का निर्माण करते हैं। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा कि ब्रोमीन कहां पर एकत्रित होता है, तो मैं बताऊंगा एनोड पर। ब्रोमीन एनोड की सतह पर जमने लगता है। तो ये तो ब्रोमीन के रिएक्शन हो गई। ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि क्या ध्यान देने वाली बात है, इस रिएक्शन के दौरान या एनोड पर रिएक्शन के दौरान ब्रोमीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, त्याग दिया है। इलेक्ट्रॉन के त्यागने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। तो एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होगी। मुझे पक्का पता है कि कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया संपन्न होगी, क्योंकि आज तक कभी कोई ऐसा सेल नहीं बना जिसके एनोड पर भी ऑक्सीकरण हो और कैथोड पर भी ऑक्सीकरण हो। जब भी कभी किसी एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होगी, जस्ट दूसरे इलेक्ट्रोड पर अपचयन अभिक्रिया संपन्न होगी। यह कंफर्म रहता है हमेशा। और जब एक पर ऑक्सीकरण एक पर अपचयन हुई, अर्थात टोटल रिएक्शन कौन सी हो गई? रेडॉक्स रिएक्शन। और मैंने पहले भी बताया था, सेल तभी निर्मित हो सकता है जब वो सेल तभी वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकता है, सेल का अस्तित्व तभी है जब वो रेडॉक्स रिएक्शन करे। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई एनोड पर। अब मैं चेक करने वाला हूं कि अपचयन अभिक्रिया कहां होगी। मुझे लगभग कंफर्म है, अगर मैं कैथोड की रिएक्शन को चेक करूंगा वो अपचयन अभिक्रिया होगी। लेकिन कैथोड पर भी चेक करते हैं। कैथोड देखिए, ये अच्छा निगेटिव टर्मिनल है। निगेटिव टर्मिनल में प्लेट पर ऋण आवेश का मतलब क्या है? प्लेट पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, माइनस चार्ज है। इसलिए मुझे कंफर्म है ये बात कि पीबी जो डबल प्लस चार्ज है ये जाएगा वहां, कहां? प्लेट पर चिपकने, क्योंकि माइनस चार्ज प्लेट इस पीबी के पॉजिटिव चार्ज आयन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन इस बार इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर की डायरेक्शन क्या है? पीबी जैसे ही पहुंचा प्लेट पर, अभी सोचो प्लेट पर इलेक्ट्रॉन अधिकता है, ज्यादा है, लेड के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। आप खुद समझते हो, क्या जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो दे देगा इलेक्ट्रॉन? ना, इलेक्ट्रॉन तो वो देगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, क्योंकि इस समय प्लेट के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। प्लेट अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के लेड को दे देगी, या दूसरे शब्दों में आप क्या बोल सकते हो, लेड प्लेट से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। लेड पहले किस फॉर्म में था? पीबी डबल प्लस, फिर इसने प्लेट से 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। किससे? प्लेट से। लेड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, अर्थात लेड ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। बेटा सोचो, लेड ने जैसे 2 इलेक्ट्रॉन लिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देगा और इसको चेंज कर देगा पीबी। क्योंकि लेड मेटल है, आप ये भी लिख सकते हो ये सॉलिड स्टेट में आपको मिलने वाला है।
और ब्रोमीन को भी ले सकते हो। ब्रोमीन क्या है, ये एक लिक्विड है, चाहो तो लिख सकते हो, नहीं चाहो तो आप जरूरी नहीं अभी। तो Pb प्लस चार्ज 2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन की कमी। वो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने Pb को दिए, मैंने क्या दिए, प्लेट ने दिए। कौन सी प्लेट ने, कैथोड ने। 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए और इसके दोनों इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा कर दिया। जैसे ही Pb को 2 इलेक्ट्रॉन मिले, चार्ज कंप्लीट हो गया, बैलेंस हो गया। Pb जाते ही उस प्लेट की सतह पर क्या हो गया, चिपक गया। ये काम मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। एक Pb तो कर रहे, एक लेड का पार्टिकल तो कर नहीं रहा होगा, बहुत सारे पार्टिकल कर रहे होंगे और वो सभी पार्टिकल प्लेट की सतह पर क्या होते रहेंगे, चिपकते रहेंगे। अब ये तो विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों पर लेड ब्रोमाइड की रिएक्शन हो गई। अगर मुझसे ओवरऑल रिएक्शन पूछ लेता है, कहता है सेल रिएक्शन मुझे बताओ, अगर मुझसे पूछ लेता है कि सेल में पूरी रिएक्शन किस टाइप से होती है, पूरे सेल की अभिक्रिया कैसे हम पहचाने, आसान है। सेल की अभिक्रिया में आप इनिशियल स्टेज में कंपाउंड देखोगे और फाइनल स्टेज में कंपाउंड देखोगे, बीच के स्टेप मुझे नहीं लिखने। तो इनिशियल स्टेज में कौन सा कंपाउंड यूज में आया, PbBr2, लेड ब्रोमाइड को मैंने लिया और मैंने उसका क्या कराया, विद्युत अपघटन। और जैसे ही मैंने विद्युत अपघटन कराया तो मैं चेक करता हूं Pb की हालत क्या हुई। Pb लास्ट में काहे में चेंज हो गया, Pb सॉलिड में लिख दिया मैंने। हां, मुझे ब्रोमीन को भी चेक कर लें। ब्रोमीन तो Br माइनस में टूटा था, फिर वो Br को Br2 लास्ट में चेंज हो गया, तो मैं एट लास्ट पोजीशन लिख देता हूं Br2 इन लिक्विड स्टेज। ये मेरे लिए टोटल सेल की रिएक्शन हो गई। टोटल सेल की रिएक्शन को मैं इनिशियल पोजीशन पे केमिकल क्या था, शुरुआत में क्या लिया गया केमिकल, और वो केमिकल चेंज होते होते लास्ट में किस फॉर्म में बदल गया, मैं उसको देखता हूं। मुझे बीच की स्टेप ओवरऑल रिएक्शन पे नहीं लिखनी होती है। हां, एरो के निशान के ऊपर विद्युत अपघटन को दिखाया जा सकता है कि यह रिएक्शन तब हुई है जब मैंने विद्युत अपघटन कराया है। इस विद्युत अपघटन प्रक्रिया को देखने के बाद बेटा मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन रहता है। क्या क्वेश्चन रहता है, अगर ब्रोमीन धीरे धीरे एनोड पर चिपकता चला जा रहा है, आपने पढ़ा विद्युत अपघटन प्रक्रिया के दौरान, और लेड धीरे धीरे कैथोड पर चिपकते चला जा रहा है, लगातार वो अपनी अपनी प्लेटों पर चिपकते चला जा रहा है, तो विद्युत अपघटन होने के बाद मैं अगर इस प्लेट को बाहर निकालूंगा, मुझे वहां लेड जमा हुआ मिलेगा। वहां अगर मैं इस प्लेट को बाद में निकाल लेता हूं, स्विच को ऑफ किया, प्लेट को निकाला, उसमें लेड जमा है। मैंने एनोड को निकाला, उसमें ब्रोमीन की प्रेजेंस है। तो अब मुझे इस बात को भी चेक कर लेना चाहिए, आखिर प्लेट पर वो जो ब्रोमीन या लेड जमा है उसकी अमाउंट क्या होगी, या मैं कब ऐसा रिएक्शन करवाऊं, किस प्रकार से ऐसा विद्युत अपघटन करवाऊं कि लेड ज्यादा जमा हो जाए, या अगर मुझे लेड कम चाहिए तो मैं उस हिसाब से अभिक्रिया करवा लूं तो हमें लेड कम मिल जाए। अर्थात इलेक्ट्रोडों पर जो मेटल या नॉन मेटेलिक सब्सटेंस जमा हो गए हैं, जमा होने को एक और शब्द कहते हैं मुक्त हो गए हैं। चाहे आप कह दे जमा हो गए हैं, चाहे आप कह दे मुक्त हो गए हैं। मुझे यह चेक करना है कि इलेक्ट्रोडों पर जो मेटल या नॉन मेटल जमा होता है वो या उसकी मात्रा किस चीज पर निर्भर करती है, केमिकल पर निर्भर करती है, इलेक्ट्रोलाइट पर निर्भर करती है, प्लेट पर निर्भर करती है, वायर पर डिपेंड करती है, कुंजी पर डिपेंड करती है, कि सेल पर डिपेंड करती है। मुझे इस बात को चेक करना है कि वो जो इलेक्ट्रोडों पर जमा हुई धातु की मात्रा है, वो इलेक्ट्रोडों पर जमा हुआ मेटल या नॉन मेटल वो किस चीज पर डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रोडों पर जमे हुए मेटल की अमाउंट को निकालना सबसे पहले बताया था माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे ने एक नियम भी बनाया जिसके थ्रू हम किसी भी विद्युत अपघटन प्रक्रिया के दौरान इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुई धातु की मात्रा का ज्ञान कर सकते थे। हम लोग इस बात का अंदाजा लगा सकते थे कि अगर मुझे धातु ज्यादा मात्रा में चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, धातु कम मात्रा में चाहिए तो मुझे क्या करना होगा। तो
विद्युत अपघटन प्रक्रिया के दौरान किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई धातु की मात्रा को ज्ञात करने के लिए हम फैराडे का नियम पढ़ेंगे कि फैराडे के नियम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोडों पर जो धातु जमा हो रही है उसका वजन कैसे निकाला जाए, उसका वेट कैसे निकाला जाए, उसकी मात्रा कैसे पता करें। तो उसकी मात्रा को पता करने के बेटा दो रूल हैं, फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम और फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। मुझे क्या है कि मैं आज केवल फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम पढ़ूंगा। आज हम चेक करेंगे कि फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या है और ये इलेक्ट्रोड पर जमा हुई धातु की मात्रा का ज्ञान कैसे कराता है, हमें उससे इंट्रोडक्शन कैसे करवा देता है। तो बेटा मैं इस रिएक्शन को मिटा देता हूं, ये कल का था। आज हम फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम पढ़ेंगे। तो बेटा हम अपना आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़ना है फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। तो मैं यहां लिखे देता हूं, फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। पहले मुझे फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दे देनी चाहिए कि फैराडे के विद्युत अपघटन का जो प्रथम नियम होता है वो हमें क्या बताएगा, इंफॉर्मेशन क्या देगा कि हम इसको क्यों सॉल्व करते पड़े हैं। तो मैं इस चीज को चेक करता हूं। सबसे पहले मैं बताऊंगा, देखो फैराडे के प्रथम नियम से हम किसी विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत अपघटन प्रक्रिया के दौरान सेल के इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुई, बेटा मुक्त हुई का मतलब इलेक्ट्रोडों पर जमा हुई, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुई धातु की मात्रा का ज्ञान होता है। तो फैराडे का नियम करता क्या है? प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम करता है कि जब भी आप किसी विद्युत अपघटनी सेल में किसी भी केमिकल का विद्युत अपघटन कराते हो तो विद्युत अपघटन प्रक्रिया के दौरान आप जानते हो जो केमिकल्स के पार्ट होते हैं वो डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोडों पर चिपकने लगते हैं। तो किसी इलेक्ट्रोड पर कितना केमिकल डिपॉजिट हुआ है, चिपका है, जमा हुआ है, इस बात की गणना करके बताता है हमें फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। तो फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए कि हमें एक विद्युत अपघटनी सेल लेना चाहिए। विद्युत अपघटनी सेल लें और उस विद्युत अपघटनी सेल में हम किसी पदार्थ का विद्युत अपघटन कराएं। तो देखो मैं स्टार्ट कर देता हूं, मैं यहां बनाता हूं। बेटा मैंने फिर से वही चित्र बना रखा है। मेरे पास एक बाह्य विभव स्रोत है। उस बाह्य विभव स्रोत से
मैंने एक पात्र को लिया और उस पात्र में दो मेटेलिक प्लेटों को, दो धात्विक प्लेटों को डाला जो बाह्य विभव स्रोत के दोनों टर्मिनल अर्थात एनोड और कैथोड से कनेक्ट थी। जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट थी उस प्लेट को मैंने एनोड नाम दिया, दिस इज एनोड, और जो निगेटिव से कनेक्ट थी उसे मैंने नाम दिया कैथोड। अब कैथोड को, एनोड और कैथोड को लगाने के बाद विद्युत अपघटन कराने के लिए मुझे कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ चाहिए। अगर विद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं भरा जाएगा इस सेल में तो बेटा विद्युत अपघटन नहीं होगा। तो मैं ऐसा मान लेता हूं मैंने कोई भी एक विद्युत अपघट्य पदार्थ को यहां इस सेल पे भर दिया। एक ऐसे विद्युत अपघट्य पदार्थ को भरा जिसमें पॉजिटिव आयन ए के फॉर्म में है और निगेटिव आयन बी के फॉर्म में। देखो मुझे एक पॉजिटिव एक निगेटिव आयन मानना ही है, तभी विद्युत अपघट्य बनकर तैयार होगा। तो मैंने माना ए पॉजिटिव आयन है और बी निगेटिव आयन है। अब ये विद्युत अपघटनीय सेल बन गया। जैसे मैं स्विच को ऑन करूंगा करंट का फ्लो होगा, विलयन में उपस्थित होने वाले ए आयन और बी आयन रिएक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। मैं और भी ए आयन बी आयन बना देता हूं, बी माइनस आयन, ए प्लस आयन, ए प्लस आयन, बी माइनस आयन, क्योंकि सॉल्यूशन में ना तो एक ए पॉजिटिव आयन है ना एक बी निगेटिव आयन, बहुत सारे ए पॉजिटिव आयन है और बहुत सारे बी निगेटिव आयन है। अब हुआ क्या, जैसे मैंने करंट का फ्लो स्टार्ट किया तो करंट के फ्लो के स्टार्ट होने से करता क्या है, एनोड अपना वर्क कर रहा है। अपना वर्क क्या कर रहा है, प्लेटों पर आवेश की मात्रा को आरोपित कर रहा है। एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरी प्लेट पर कैसा चार्ज बनाए पड़ा है, निगेटिव चार्ज। ये सेल का वर्क है। सेल एक प्लेट को पॉजिटिव कर देगा अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी ला देगा और इलेक्ट्रॉन की वे कमी को या इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से निकालकर दूसरी प्लेट में भर देगा। तो एक में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, पॉजिटिव चार्ज, वही इलेक्ट्रॉन निकालकर दूसरी प्लेट में भर दिए, निगेटिव चार्ज। तो ये सेल ने कर दिया। अब जैसे ही सेल ने किया बेटा, जितना भी निगेटिव चार्ज सॉल्यूशन पर पार्टिकल है बी माइनस, वो सारा का सारा ए प्लेट पर आएगा, भगेगा और ए प्लेट पर चिपक जाएगा। और जितना ए पॉजिटिव चार्ज है ये माइनस वाली अर्थात कैथोड प्लेट पर क्या होने लगेगा, चिपकने लगेगा। अभी सोचने वाली बात है, मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि जो पॉजिटिव आयन होता है ये धातु आयन होता है, क्योंकि धातु इलेक्ट्रॉन त्यागता है और पॉजिटिव आयन बनाता है। मैंने मान लिया कि जो ए धनायन है ये धातु का धनायन है। अभी आप सोचो, ए धनायन धातु का अगर धनायन है, ये धनायन जाके ऋणावेशित प्लेट पर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। ये धनायन चिपका, ये वाला भी धनायन चिपका, ये वाला भी धनायन चिपका और सॉल्यूशन में बहुत सारे धनायन होंगे, सारे के सारे धनायन चिपकने लगे। अच्छा, धनायन चिपकने लगे तो मैं ये सोच रहा हूं कि कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि धनायन धीमी गति से चिपकते हैं या कम मात्रा में चिपकते हैं, और कभी कभी धनायन ज्यादा मात्रा में भी चिपक जाते होंगे। ये जनरली मैं भी सोचूं ये किस चीज पर अगर डिपेंड करता है कि धनायन कब ज्यादा चिपकेगा प्लेट पर और कब धनायन कम चिपकेगा प्लेट पर। तो मैं तो ये सोचता हूं अगर प्लेट पर चार्ज ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा धनायन चिपक सकते हैं। मैं सोचता हूं एक सेकंड के लिए, अगर इस प्लेट पर 100 ऋण चार्ज है तो इसमें 100 धनावेशित पार्टिकल चिपक सकते हैं। अगर प्लेट पर 40 ऋणावेश हो, 40 ऋण चार्ज हो, 40 माइनस चार्ज हो, तो इस पे केवल 40 पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ही चिपक सकते हैं। तो मैं क्या सोचता हूं, ज्यादा पार्टिकल चिपकेगा तो ज्यादा से ज्यादा धातु जमा होगी, कम पार्टिकल चिपकेगा कम से कम धातु जमा होगी। और ये ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल कब चिपकेगा, जब प्लेट पर चार्ज की अमाउंट ज्यादा होगी। जब प्लेट पर ज्यादा आवेश होगा यह ज्यादा कणों को अपनी ओर आकर्षित करेगा और बहुत ज्यादा अमाउंट में पार्टिकल्स को अपनी सतह पर चिपका लेगा। मैं क्या सोचता हूं कि जो इलेक्ट्रोड पर जमा हुई धातु की मात्रा है या इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली धातु की मात्रा है, यह डिपेंड करती है केवल काहे पर, चार्ज पर। किस चार्ज पर, प्लेट के चार्ज पर।
प्लेट पर लगने वाला चार्ज ज्यादा, ज्यादा पार्टिकल चिपकेंगे, प्लेट पर लगने वाला चार्ज जब कम होगा, कम पार्टिकल चिपक पाएंगे। तो इस घटना को सबसे पहले देखा था फैराडे ने, और जैसे ही फैराडे ने इस घटना को देखा, उन्होंने एक नियम दिया। उस नियम को पढ़ते हैं कि वो नियम क्या है। देखो मैं नियम पढ़ता हूं। किसी विद्युत अपघटनी सेल के, किसी विद्युत अपघटनी सेल के इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, अगर इलेक्ट्रोडों पर, बेटा चाहे मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा या इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली पदार्थ की मात्रा, दोनों सेम चीजें हैं। पदार्थ की मात्रा को अगर मैं W से लिखूं, पदार्थ की मात्रा उस विद्युत अपघटनी सेल, उस विद्युत अपघटनी सेल के इलेक्ट्रोडों पर आरोपित, सेल के इलेक्ट्रोडों पर आरोपित आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा, और बेटा मैं चार्ज के अमाउंट को क्यू माने लेता हूं कि मैंने क्यू आवेश प्रोवाइड किया। आवेश की मात्रा क्यू के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। यह था विद्युत अपघटन का प्रथम नियम फैराडे का। कि मैं एक बार दोबारा से पढ़ देता हूं, किसी विद्युत अपघटनी सेल के इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुई धातु की जो मात्रा होती है या जमा हुई धातु की मात्रा होती है, उन इलेक्ट्रोडों पर लगाए गए आवेश के समानुपाती होती है। अर्थात अगर आप इलेक्ट्रोडों पर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में पदार्थ चिपकाना चाहते हो, जमाना चाहते हो, आप प्लेटों पर चार्ज भी कैसा लगा दो, ज्यादा। जितना ज्यादा चार्ज उतना ही ज्यादा प्लेटों पर मेटल जाकर जमा होता रहेगा। आपको 10 ग्राम पदार्थ जमाना है, मेटल जमाना है, आप थोड़ा चार्ज लगाइए। आपको 20 ग्राम करना है, आप चार्ज जस्ट डबल कर दीजिए। बैटरी सेम रखिए, बैटरी का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस चार्ज कैसा रहना चाहिए, डबल। अगर 100 कूलाम आवेश लगाकर आप 10 ग्राम धातु को जमा सकते हो, तो 200 कूलाम का आवेश लगाकर आप 20 ग्राम धातु को जमा सकते हो। चार्ज की अमाउंट बढ़ेगी, मेटल भी ज्यादा चिपकेगा जाकर। तो ये था फैराडे का नियम। अगर मैं इसको न्यूमेरिकली लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, पदार्थ की जो मात्रा है W, विद्युत अपघटनी सेल के किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई धातु की मात्रा उन विद्युत अपघटनी सेल के इलेक्ट्रोडों पर आरोपित आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है, अर्थात W इज प्रोपोर्शनल टू Q। अब इसको थोड़ा सा और सही कर लेते हैं। क्या सही कर लेते हैं, W लिखता हूं मैं प्रोपोर्शनल। बेटा आपने एक फॉर्मूला पर रखा होगा, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। अगर मैं इस फॉर्मूले को चेक करता हूं, Q इज इक्वल टू I इंटू टी को, यह फॉर्मूला तकरीबन मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसे याद ना हो। Q इज इक्वल टू IT, मैं अगर इस फॉर्मूले को रखता हूं तो W प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी। थोड़ा सा और सही कर लेते हैं, प्रोपोर्शनल का सिंबल हटा लेते हैं और इसकी जगह पे एक कांस्टेंट ऐड कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैंने W प्रोपोर्शनल हटाया, एक कांस्टेंट ऐड कर लेते हैं Z IT। अब मैं क्या करता हूं, मैं बता भी देता हूं कि क्योंकि I और T तो मेरे पास पहले से था। I क्या था, अमाउंट ऑफ करंट, जो कि सेल करंट की कुछ ना कुछ अमाउंट को फ्लो करवाएगा। T क्या था, T समय तक अगर करंट को, कितने समय तक करंट को फ्लो कराया जाए। मैं थोड़ा सा इसमें लिख देता हूं, जहां Z
एक नियतांक है, यहां z एक नियतांक है। बेटा इसके विषय में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन, इसे मैं यही लिख देता हूं नीचे, इसे विद्युत अपघट्य पदार्थ का, इसे विद्युत अपघट्य पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। तो मैंने बताया कि Z एक नियतांक है, इसे उस विद्युत अपघट्य पदार्थ, कौन से विद्युत अपघट्य पदार्थ, जो केमिकल आपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे भरा था, उस सेल में भरे केमिकल के, उस सेल में भरे विद्युत अपघट्य पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है। अब विद्युत रासायनिक तुल्यांक के विषय में मैं जान गया कि W इज इक्वल टू ZIT। अगर आपको I की वैल्यू पता है, आपको T की वैल्यू पता है, आपको Z की वैल्यू पता है, आप किसी भी इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली धातु की मात्रा को लिख सकते हैं, या आप इस IT की जगह पर Q भी लिख सकते हैं। जिसे आपको I का मतलब है करंट की अमाउंट, T का मतलब समय, अगर करंट के अमाउंट और समय दिया है तो आप W इज इक्वल टू ZIT। अगर करंट अमाउंट और समय की अमाउंट नहीं दिया, आपको चार्ज दिया है, तो फिर बेटा W इज इक्वल टू ZQ। आप दोनों फॉर्मूलों को अप्लाई कर सकते हो, यह डिपेंड करेगा कि आपको सुटेबल उस समय कौन सा है। चार्ज पर पूछ लेता है W इज इक्वल टू ZQ, करंट और टाइम पे पूछ लेता है W इज इक्वल टू ZI इंटू T। दोनों फॉर्मूलों में से किसी फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो आप अपनी सुविधा के आधार पर। हां, लेकिन अभी एक चीज है, मैं जान गया जरूर कि Z जो है वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, लेकिन मुझे क्या है कि मुझे Z की भी परिभाषा, मुझे Z के विषय में भी इंफॉर्मेशन ले लेनी चाहिए। तो बेटा अगर मैं फॉर्मूला W इज इक्वल टू ZI2 को ले लेता हूं और मैं इससे फॉर्मूले या इससे Z की वैल्यू के लिए कुछ इंफॉर्मेशन निकालना चाहूं, मैं आसानी से निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं कि यदि I इज इक्वल टू 1 एम्पियर एंड T इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अगर आप इसको ऐसे ही पूछ सकते हो, ऐसे भी पढ़ सकते हो, क्या पढ़ सकते हो, अगर किसी विद्युत अपघटनी सेल में 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए, समझ गए। अगर आपके पास विद्युत अपघटनी सेल है, अगर आप इस विद्युत अपघटनी सेल की सहायता से 1 एम्पियर की विद्युत धारा को प्रवाहित करो, और 1 एम्पियर की विद्युत धारा को कितने सेकंड तक प्रवाहित करो, 1 सेकंड तक प्रवाहित करो, तो अगर मैं ये वैल्यू रख देता हूं तो बेटा उस समय W की वैल्यू काहे के इक्वल आ जाएगी, Z के, क्योंकि I की भी वैल्यू 1, T की भी वैल्यू 1, I और T का मल्टीपल होगा वो भी 1, अर्थात W इज इक्वल टू Z। मैं इस परिभाषा को बिल्कुल पढ़ के सुनाता हूं, बड़ा आसान है। यदि किसी विद्युत अपघटनी सेल में 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए तो उसके इलेक्ट्रोडों पर जमा हुई धातु की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। एक बार दोबारा से मैं इसको W को मतलब केवल मात्रा नहीं पढ़ना है, इसको पूरा पढ़ना है, इलेक्ट्रोडों पर जमा हुई धातु की मात्रा, क्योंकि मुझे W केवल वो अमाउंट है जो इलेक्ट्रोड पर चिपकी है, जो सॉल्यूशन में मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है। ये W अमाउंट वो है जो प्लेट पर चिपक चुकी है, तो मुझे उसको बताना पड़ेगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, यदि किसी विद्युत अपघटनी सेल में 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए तो उस विद्युत अपघटनी सेल के इलेक्ट्रोडों पर जमा हुई धातु की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। जमा हुई मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। मैं इस चीज को जल्दी से लिख देता हूं, तो मैं फैराडे के नियम को हटा रहा हूं, अब मैं इसकी जगह पर वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के लिए कुछ इंफॉर्मेशन लिखूंगा। तो बेटा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है बड़ी सरल है, मैं उसी को लिख देता हूं। तो ये W इज इक्वल टू Z कहां पर अप्लाई होने वाला है,
विद्युत अपनी सेल में, तो मैं क्या लिखूंगा, किसी विद्युत अपघटनी सेल में, किसी विद्युत अपघटनी सेल में, किसी विद्युत अपघटनी सेल में 1 एम्पियर की विद्युत धारा को, एक सेकंड तक प्रवाहित करने पर, 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर उस सेल का मतलब वो विद्युत अपनी सेल के, उस सेल के इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुई धातु की मात्रा, मैंने पहले भी बता रखा है कि अगर मुक्त हुई धातु की मात्रा लिखा ना चाहो तो जमा हुई धातु की मात्रा, तो हुई धातु की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। तो बेटा ये हो गया जेड के लिए इंफॉर्मेशन। तो जेड की डिफिनीशन को आसानी से बता सकते हो। हां, मैं एक चीज और बता दूं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, बेटा किसी भी मेटल के लिए विद्युत रासायनिक तुल्यांक की जो अमाउंट होती है वो डिपेंड करती है उस पर उपस्थित आवेश पर। कैसे? जैसे मेरे पास 2 आयन है, एक Na पॉजिटिव और एक Ca डबल प्लस, क्योंकि दोनों में चार्ज की अमाउंट डिफरेंट है। इन दोनों ही टाइप के केमिकल्स के लिए बेटा विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी अलग अलग होगा। अगर आप किसी एक केमिकल को लेते हो तो टेम्परेचर के चेंज हो जाने पर, हर सांद्रता के भी चेंज हो जाने पर विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मान नहीं बदलता है। लेकिन अगर आपने केमिकल को चेंज कर लिया, जैसे आपने NaCl की जगह पर CaCl2 को ले लिया, तो CaCl2 का विद्युत रासायनिक तुल्यांक दूसरा होगा और NaCl का विद्युत रासायनिक तुल्यांक दूसरा होगा। अर्थात विद्युत रासायनिक तुल्यांक डिपेंड करता है केमिकल पर, लेकिन जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक NaCl का होगा वो फिर कभी चेंज नहीं होगा। NaCl के लिए वो हमेशा फिक्स रहेगा और CaCl2 का जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक होगा वो CaCl2 के लिए हमेशा फिक्स रहेगा। किसी एक केमिकल के लिए विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मान कभी घटता या बढ़ता नहीं है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मान केवल तभी परिवर्तित होता है जब आप विद्युत अपघट्य अर्थात केमिकल को चेंज कर देते हो। तो बेटा मैंने विद्युत अपघटन के प्रथम नियम को पढ़ा, फैराडे के प्रथम नियम को, जिसमें से मैंने पता किया कि किसी धातु के विद्युत अपघटनी सेल में अगर मैं करंट का फ्लो कराता हूं तो उसके इलेक्ट्रोडों पर कितने अमाउंट में धातु जमा हो जाती है, या जमा हुई धातु की मात्रा किन बातों पर निर्भर करती है। हम आज के लेक्चर पे अपना इतना ही रखेंगे। मेरे पास एक और है आर्टिकल, विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। लेकिन फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम को हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर पर पढ़ेंगे। आज के लेक्चर पर हम इतना ही रखते हैं। आप इसको पढ़िए, जो भी नहीं समझ में आता है मुझे कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हो। तो बाकी की पढ़ाई हम लोग करते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। धन्यवाद।